19वीं सदी के मध्यकाल का एक दृश्य, मतलब आप बस अपने दिमाग में कल्पना करके देखिए। हाँ बिल्कुल। पंजाब का इलाका है और कुछ ब्रिटिश इंजीनियर एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन समतल कर रहे हैं। कराची से लाहौर वाली लाइन है ना? हाँ वही। और खुदाई के दौरान उन्हें अचानक से पकी हुई लाल रंग की बेहद मजबूत ईंटें मिलती हैं, और वो भी एक दो नहीं, हजारों लाखों की तादाद में। बिल्कुल। और बिना ये जाने कि ये ईंटें कहाँ से आईं, वो मजदूर और इंजीनियर उन ईंटों को निकालते हैं और मजे से रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी की तरह बिछा देते हैं। ये सोचकर कि मुफ्त का माल मिल गया। सही बात है। और सालों तक उस ट्रैक पे ट्रेनें दौड़ती रहीं। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो ट्रेनें दरअसल दुनिया के सबसे उन्नत मिस्र और मेसोपोटामिया से भी विशाल प्राचीन नगरी साम्राज्य की छाती पर दौड़ रही हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों से खामोश जमीन के नीचे दफन था। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय यही है। आज हम पकी मिट्टी की रूपरेखा, सिंधु घाटी सभ्यता नामक दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में द टेराकोटा ब्लूप्रिंट भी कहा गया है। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच एक ऐसी सभ्यता फली फूली जिसका नगर नियोजन और जो शांतिपूर्ण समाज का मॉडल था ना, वो आज के महानगरों को भी आईना दिखाता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो रहस्यमयी तरीके से लुप्त कैसे हो गए। बिल्कुल। तो उस रेलवे ट्रैक वाली घटना पर वापस लौटते हैं। मतलब मुझे ये बात बहुत खटकती है कि कोई सभ्यता इतने लंबे समय तक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे रह सकती है। देखिए, ये इतिहास की बहुत बड़ी विडंबना है। 19वीं सदी तक तो दुनिया भर के इतिहासकारों का यही मानना था कि भारत में सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आने के बाद हुई। हाँ, वैदिक काल से। सिंधु घाटी का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। असल में 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक ब्रिटिश यात्री ने पहली बार हड़प्पा के उन पुराने टीलों को देखा था। उसने अपनी डायरी में लिखा भी कि यहाँ कोई पुराना किला हो सकता है। अच्छा, मतलब 1826 में ही पता चल गया था। हाँ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1856 में वो बर्टन बंधुओं वाली रेलवे लाइन की घटना हुई, जहाँ ईंटों का भारी दोहन हुआ। ये तो बिल्कुल ऐसा है, मतलब सोचिए कोई आज अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बिछाने के लिए अनजाने में ताजमहल या रोमन कोलोसियम की ईंटें उखाड़ कर लगा दे। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। ऐसा ही हुआ था। तो अगर 1826 में टीले दिखे, 1856 में ईंटें मिली, तो दुनिया के सामने आधिकारिक घोषणा 1924 में क्यों हुई? मतलब एक सदी का इंतजार। इसके पीछे उस समय के ब्रिटिश दृष्टिकोण की बड़ी भूमिका थी। शुरुआत में यूरोपीय विद्वानों का पूरा ध्यान और पैसा ग्रीस, मिस्र और पिरामिडों पर लगा था। बिल्कुल, वो बाइबल वाले स्थानों की खोज में लगे थे। भारत में 1861 में जाकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। लेकिन तब भी कुछ खास नहीं हुआ, है ना? क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकें नहीं थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में विधिवत खुदाई शुरू की। फिर राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो मिला। और तब जाकर 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि भाई हमने एक नई सभ्यता खोज ली है। हाँ, और ये कोई रातों रात प्रकट हुई सभ्यता नहीं थी। दस्तावेज बताते हैं कि इसका एक बहुत लंबा क्रमिक विकास हुआ था। जैसे भिड़ाना, जिसे सबसे प्राचीन नगर माना जाता है, उसका समय 7570 से 6200 ईसा पूर्व बताया गया है। सोचिए कितना पुराना। फिर 7000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ में लोगों ने खेती शुरू की। फिर 3300 ईसा पूर्व में प्रारंभिक हड़प्पा युग आया। और अंततः 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच वो दौर आया जिसे परिपक्व हड़प्पा युग कहते हैं, जहां बड़े बड़े शहर बने। तो मतलब जब लोग खेती करने लगे, अनाज बचने लगा, तो कुछ लोग खेती छोड़कर बर्तन बनाने, व्यापार करने या प्रशासन का काम करने लगे। इसी से गांव महानगरों में बदले। और इन महानगरों का जो फैलाव था, दस्तावेजों के आंकड़े सच में हैरान करते हैं। जी, ये सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। 20 लाख? मतलब ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में दुनिया की कोई सभ्यता इतनी बड़ी नहीं थी। मिस्र भी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके 4 कोनों को देखिए। उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा, पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है। हाँ, दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर। इस पूरे इलाके में अब तक 1500 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं। और उनमें से 900 से ज्यादा तो अकेले भारत में है। सही बात है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो हम सब जानते हैं। लेकिन लोथल का वो डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा, कालीबंगा के जुते हुए खेत, धौलावीरा का वो शानदार जल संचयन तंत्र और वो 10 वर्णों वाला साइन बोर्ड,
और हरियाणा का राखीगढ़ी, जो आज भारत का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन मुझे इन शहरों की जो सबसे खास बात लगी वो था इनका ग्रिड सिस्टम। नगर नियोजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण। वही तो, क्या ये ग्रिड सिस्टम सिर्फ सुंदरता के लिए था या इसके पीछे कोई विज्ञान था? ये विशुद्ध इंजीनियरिंग थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। इसकी मुख्य वजह हवा का प्रवाह था। अच्छा, हवा का प्रवाह कैसे? जब हवा चलती थी ना, तो वो सीधी सड़कों से होकर गुजरती थी और पूरे शहर को प्राकृतिक रूप से साफ करती थी। अरे वाह, मतलब नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम। बिल्कुल। और जहां मिस्र के लोग घर बनाने के लिए धूप में सूखी ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, हड़प्पा वालों ने भट्टों में पकी ईंटों का इस्तेमाल किया। क्योंकि पकी ईंटें पानी में गलती नहीं है और बाढ़ वाले इलाकों में ये बहुत जरूरी था। एकदम सही पकड़ा आपने। और नगरों का विभाजन भी बहुत स्पष्ट था। 2 हिस्से होते थे, दुर्ग और निचला शहर। तो क्या हम कह सकते हैं कि दुर्ग आज के जैसे वीआईपी लुटियन जोन या किसी प्रीमियम गेटेड कम्युनिटी की तरह था? काफी हद तक दुर्ग पश्चिमी टीले पर ऊंचाई पर होता था, 4 दीवारी से घिरा हुआ। और जहाँ शासक या विशिष्ट वर्ग रहते होंगे, सारी सार्वजनिक सुविधाएं वहीं थी। और दूसरा था निचला शहर या पूर्वी टीला, जो आम नागरिकों और व्यापारियों के लिए एक व्यवस्थित कमर्शियल और आवासीय ग्रिड था। लेकिन एक बात बताइए, मैंने पढ़ा है कि दुर्ग में राजाओं के महल नहीं मिले हैं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। शासकों के भव्य महलों की बजाय वहां सार्वजनिक सुविधाएं मिली हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ग्रेट बात, ये तो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। बिल्कुल, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। लेकिन इसकी खासियत इसका आकार नहीं, इसकी वाटरप्रूफिंग तकनीक है। वाटरप्रूफिंग उस जमाने में? हाँ, पक्की ईंटों का फर्श बनाया और पानी को रिसने से रोकने के लिए प्राकृतिक डामर यानी बिटुमिन की एक परत बिछाई। क्या बात करें, ये तो आज की तकनीक है। और पास के कुएं से ताजा पानी आता था और निकासी के लिए एक शानदार नाली बनी थी। इसके अलावा अन्नागार भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा ढांचा वही था ना? हाँ, हड़प्पा में भी 6-6 की कतारों में अन्नागार मिले हैं। ये प्रशासनिक श्रम जुटाने की उनकी क्षमता दिखाता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। हम अक्सर प्राचीन लोगों को बहुत आदिम या पिछड़ा मानते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन उनके पास हर घर में पानी था, कवर्ड ड्रेनेज था और सड़कों पर नियमित दूरी पर सफाई के लिए मैनहोल थे। नरमोखे, जी हाँ। मतलब ये तो हमारे आज के नगर निगम से भी ज्यादा उन्नत लगता है। हमें प्राचीन इतिहास को देखने का नजरिया नहीं बदलना चाहिए, 100% बदलना चाहिए। उन्होंने अपना पैसा फराओ की तरह पिरामिड बनाने में नहीं फूंका। उन्होंने नालियों और कुओं पर निवेश किया, जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। लेकिन इतने शानदार शहर मुफ्त में तो बनते नहीं, भारी धन चाहिए। ये आर्थिक इंजन चलता कैसे था? इसका जवाब है कृषि और पशुपालन। सिंधु नदी की बाढ़ हर साल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती थी। तो वो लोग नवंबर में बुआई करते होंगे और अप्रैल में कटाई? बिल्कुल। वो 2 किस्म के गेहूं, जौ, सरसों उगाते थे। लेकिन सबसे अहम बात, वो कपास के प्रथम उत्पादक थे। कपास, शायद इसीलिए यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो सिंधु से बना है। सही कहा। वो जानवर भी पालते थे, बैल, भैंस, भेड़। वो हाथी और गैंडे को भी जानते थे। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि उन्हें घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। हाँ, ये बहुत बड़ा रहस्य है। बिना लोहे के औजार और बिना घोड़ों के इतना विशाल साम्राज्य। तो व्यापार कैसे करते थे? वो तांबे और कांसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे और व्यापार के लिए उनके पास बैलगाड़ियां और नावें थी। और व्यापार सिर्फ अंदरूनी नहीं था ना, वो बाहर से भी चीजें मंगवाते थे। बिल्कुल। राजस्थान और ओमान से तांबा आता था, कर्नाटक से सोना, और उत्तरी अफगानिस्तान के शोर्टुगोई में तो उनका एक पूरा वाणिज्यिक उपनिवेश था। शोर्तुगोई, ये सुनकर तो मुझे आज के अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर की याद आ गई। अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर? वो कैसे? मतलब कच्चे माल की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए एकदम रणनीतिक जगह पे एक आउटपोस्ट बना देना, जहां से सब मैनेज हो। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। वो बिल्कुल एक फुलफिलमेंट सेंटर की तरह ही काम करता था। और मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के साथ जो नाविक व्यापार था, वहां सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे? मेलुहा। मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में मेलुहा का जिक्र है। वहां हमारी हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। मतलब मेलुहा उस समय के ग्लोबल व्यापार का एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। पूरी दुनिया में मशहूर ब्रांड। लेकिन व्यापार तो ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी व्यवस्था बिना किसी कठोर सेना या क्रूर राजा के कैसे चल रही थी। यही सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है।
व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने सेना का नहीं, मानकीकरण का सहारा लिया। मानकीकरण यानी? स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, उनके बाट और माप की प्रणाली देखिए। वो 16 के गुणक वाले बाट इस्तेमाल करते थे। 16, 32, 64 ऐसे 1280 तक। अच्छा, तभी आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपए में 16 आने होते थे। बिल्कुल, वो व्यवस्था वहीं से आई है। लेकिन अगर उनके पास हथियार नहीं थे, सेना नहीं थी, खुदाई में कोई ढाल या तलवार नहीं मिली है ना? नहीं, कोई भारी हथियार नहीं मिले। तो फिर 20 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये 16 के गुणक वाला नियम लागू कैसे हुआ? क्या लोगों ने स्वेच्छा से ये व्यापारिक समझौता मान लिया था? इतिहासकार इसे मर्चेंट ओलिगार्की यानी व्यापारियों का कुलीन तंत्र कहते हैं। ये कोई राजशाही नहीं थी, बल्कि एक समतामूलक समाज था। जहां व्यापार और अर्थव्यवस्था ही समाज को जोड़कर रखती थी, राजा का डर नहीं। एकदम सही। और इस समाज को गहराई से समझने में सबसे बड़ी बाधा है उनकी लिपि। वो लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हाँ, 1853 में पहला नमूना मिला, 1923 में पूरी लिपि सामने आ गई, पर आज तक कोई उसे डिकोड नहीं कर पाया। तो फिर उनके धर्म और राजनैतिक जीवन के बारे में कैसे पता चलता है? खुदाई में मिली चीजों से। जैसे मिस्र की तरह वहां कोई भव्य मंदिर नहीं मिला। हाँ, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, प्रकृति या उर्वरता की पूजा के लिए। और वो मशहूर मुहर जिस पर 3 या 4 मुख वाले योगी बैठे हैं, जिसे पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं। और एक चीज जो बहुत दिलचस्प है, अंतिम संस्कार के तरीके। 50,000 की आबादी वाले शहर में सिर्फ 100 के करीब कब्रें मिली हैं। ये सांख्यिकी के हिसाब से असंभव है। इसका एक ही मतलब है, वो शवों का दाह संस्कार करते थे। हाँ, जलाना ही मुख्य तरीका रहा होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी शांतिपूर्ण और उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सदियों तक यही थ्योरी पढ़ाई गई कि बाहर से किसी ने आकर उन्हें मार डाला। वो मॉर्टिमर व्हीलर वाली आर्य आक्रमण की थ्योरी ना? हाँ, उसने मोहनजोदाड़ो में मिले 14 नर कंकालों और ऋग्वेद के कुछ श्लोकों को जोड़कर कहानी बना दी। ये तो मतलब हास्यास्पद लगता है। उसने 14 कंकाल देखे, एक कविता पढ़ी और बिना जलवायु विज्ञान समझे एक हॉलीवुड स्टाइल की आक्रमण थ्योरी गढ़ दी। बहुत बड़ी गलती थी वो। और अब 2019 के राखी गढ़ी डीएनए अध्ययन ने इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी हैं। उस कंकाल वाले अध्ययन ने, उसमें क्या निकला? एक महिला कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ। पता चला कि हड़प्पाई लोग भारत के मूल निवासी और प्राचीन ईरानी कृषकों का मिश्रण थे। और उसमें आर्यों वाला जीन था? बिल्कुल नहीं। उसमें आर्यों से जुड़ा R1A जीन बिल्कुल अनुपस्थित था। मतलब ये सभ्यता पूरी तरह से आर्य पूर्व या प्री आर्यन थी। 100%। और कार्बन डेटिंग बताती है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हुआ, जबकि आर्यों के आने और पतन के बीच 300 से 400 साल का अंतर है। तो फिर वो असली विलन, मतलब पतन का असली कारण क्या था? असली कारण था जलवायु परिवर्तन। मॉनसून कमजोर पड़ गया, नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। सरस्वती जैसी विशाल नदियां सूख गईं। जब नदियां सूखीं तो खेती बर्बाद हो गई। और जैसे ही कृषि का अधिशेष खत्म हुआ, वो बड़े शहर भूखे मरने लगे। और ये सब रातों रात नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। अंतिम चरणों में हम देखते हैं कि पुरानी ईंटों का दोबारा इस्तेमाल हो रहा था, नालियां जाम थीं। ये गिरावट के संकेत हैं। तो मजबूर होकर लोग शहरों से वापस ग्रामीण जीवन की ओर चले गए। हाँ, वो पूर्व और दक्षिण की तरफ पलायन कर गए। सभ्यता खत्म नहीं हुई, उसका विनगरीकरण हो गया। ये इतिहास सच में हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि विकास बस एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, पर ऐसा है नहीं। नहीं है। एक सभ्यता अपने चरम पर पहुंचने के बाद भी जलवायु परिवर्तन के कारण वापस शून्य पर आ सकती है। ये आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल। एक सभ्यता जो मुफ्त की ईंटें चुराए जाने से दुनिया के सामने आई, जिसने बिना हथियारों के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और जिसका पतन युद्ध से नहीं पर्यावरण से हुआ। बहुत ही शानदार सफर रहा है। और चलते चलते एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है। जरा सोचिए। जी बताइए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल को अगर AI की मदद से वो रहस्यमय लिपि पढ़ ली जाए तो क्या होगा? ये तो इतिहास पलट देगा। वही तो। क्या पता हमें ये मालूम पड़े कि वो कोई एक विशाल साम्राज्य थे ही नहीं, बल्कि आज की कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह अलग-अलग स्वतंत्र व्यापारिक शहर थे। उन प्रतीकों के पीछे क्या छिपा है, ये सच में इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस है। बिल्कुल। और शायद वो दिन दूर नहीं जब ये राज भी खुल जाए। इसी विचार के साथ इतिहास के इस गहरे अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए।